अच्छा, जैसे कि आपको पता है कि आज हम लोग जो है हम लोग लैब नंबर 8 लैब्स हम लोग अपने परफॉर्म कर चुके हैं। आज हमें बेसिकली 2 लैब्स करनी है, एक हमें लैब नंबर 9 करनी है और एक हमें लैब नंबर 10 करनी है, ठीक है। दोनों ही लैब्स काफ़ी आसान हैं और बहुत ही सिंपल सी लैब्स हैं। और जो आप लोग काम पहले करते आए हैं बिल्कुल वैसा ही एक काम करना है आपको, ठीक है। मैं आपको जो भी आपका रिस्पेक्टेड सर्किट है उसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन वगैरह दूंगा पहले, फिर मैं सर्किट जो है वो प्रोटीज पे बना के फिर आपसे जो है वो उसको डिस्कस करूँगा। अच्छा, मेरी वॉइस स्लो आ रही है, अब सही आ रही है या नहीं आ रही? आवाज़ सही आ रही है मेरी अब? सही है। तो बेसिकली हमें जो आज करना है वो लैब नंबर 9 करनी है। लैब नंबर 9 जो है वो जैसे कि आप देख रहे हैं आपके सामने, इसका टाइटल है डिज़ाइन एंड एनालिसिस ऑफ बक बूस्ट कन्वर्टर, ठीक है। अगर प्रीवियस लैब का थोड़ा सा हम लोग रिकॉल करें तो प्रीवियस लैब के अंदर हम लोगों ने अलहदा अलहदा बक कन्वर्टर भी पढ़ा है और हम लोगों ने बूस्ट कन्वर्टर भी पढ़ा है, ठीक है। ये बात हम लोगों को पता है कि जो बक या बूस्ट कन्वर्टर्स होते हैं ये बेसिकली एक स्पेशल टाइप ऑफ ब्रांच है कन्वर्टर्स की, जिनका फंक्शन ये होता है कि इनका इनपुट भी डीसी होता है और इनका आउटपुट भी डीसी होता है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये डीसी टू डीसी कन्वर्टर्स कहलाए जाते हैं, ठीक है। जो इनपुट पे वोल्टेज का नेचर है वही आउटपुट पे वोल्टेज का नेचर है, सही है। फ़र्क ये है कि इनपुट और आउटपुट के ऊपर फ़र्क ये है कि इनपुट और आउटपुट का जो मैग्नीट्यूड होता है उसमें फ़र्क आ रहा होता है, सही है। ये बात हम लोग पिछली लैब्स में सारा हम लोग कर चुके हैं कि भाई जो मेरे पास बक बूस्ट कन्वर्टर्स या बक कन्वर्टर्स या बूस्ट कन्वर्टर्स होते हैं ये बेसिकली डीसी टू डीसी कन्वर्टर्स कहलाए जाते हैं। डीसी टू डीसी कन्वर्टर्स का मतलब ये है कि इसका इनपुट का जो नेचर है और इसका जो आउटपुट का नेचर है वो बिल्कुल सेम होता है, ठीक है। फ़र्क क्या होता है? फ़र्क होता है इनपुट और आउटपुट के मैग्नीट्यूड या वोल्टेज लेवल्स में, सही। अगर मैं बात कर रहा हूँ बक कन्वर्टर की, तो बक का मतलब होता है किसी चीज़ को डिक्रीज करना या उसको कम करना या उसकी इंटेंसिटी को डिक्रीज करना, सही है। बक कन्वर्टर के अंदर होता है इस तरीके से कि आपका आउटपुट वोल्टेज जो होता है ना दैट इज ऑलवेज लेस देन द इनपुट अप्लाइड वोल्टेज, सही है। तो जो आउटपुट वोल्टेज होता है आपका वो बक कन्वर्टर के केस में हमेशा कम होता है, जबकि बूस्ट कन्वर्टर के केस में मेरे पास एक रिवर्स कंडीशन या एक उल्टी कंडीशन होती है जहां पर मेरा आउटपुट जो होता है वो एज कम्पेयर टू द इनपुट ज़्यादा होता है, ठीक है। बक और बूस्ट कन्वर्टर को मैंने अलहदा अलहदा जो है आप लोगों को मैंने समझाया हुआ है और मैंने इसकी जो भी डायग्राम थी सिमुलेशन सर्किट डायग्राम वो भी हम लोगों ने प्रोटेस पे वर्किंग वगैरह करके देखी हुई है। तो हमारे पास जो है ये सर्किट जो है वो काम करता है और इनपुट डीसी वोल्टेज को बक भी कर रहा होता है और बूस्ट भी कर रहा होता है डिपेंडिंग अपॉन द सर्किट, सही है। आज की जो लैब है लैब नंबर 9 के अंदर क्या है, डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ बक बूस्ट कन्वर्टर। होगा क्या कि इस लैब में और प्रीवियस लैब में क्या फ़र्क है। प्रीवियस जो हमारी लैब थी लैब नंबर 7 और लैब नंबर 8 उसके अंदर हम लोगों ने बक कन्वर्टर के लिए अलग सर्किट देखा, बूस्ट कन्वर्टर के लिए हम लोगों ने एक अलग सर्किट देखा, सही है। और फिर हम लोगों ने क्या किया, इनपुट पर एक वोल्टेज दिया और हमने गेटिंग पर सप्लाई कर दी, सही है। बट जो लैब नंबर 9 है उसके अंदर होगा क्या कि आपको एक ही सर्किट गिवन है और उस एक सर्किट की मदद से आपने बग भी करना है और बूस्ट भी करना है। सर मेरी आवाज़ आ रही है? जी आ रही है। सर वो रिकॉर्डिंग की परमिशन ऑन कर दें। अच्छा, एक मिनट, ठीक है। तो आज ओके, की थैंक लैब है बेसिकली उसके अंदर खसूसियत या ख़ास बात ये है कि बक और बूस्ट जो दो प्रॉपर्टीज़ हैं ये इंडिविजुअल सर्किट्स में हम काम नहीं कर रहे, मतलब दोनों का सर्किट जो है वो इंडिविजुअल नहीं है बट एक म्यूचुअल सर्किट है जो इन दोनों प्रॉपर्टीज़ को इनेबल कर रहा है या एग्जिबिट कर रहा है। आ गई बात समझ? तो बक बूस्ट कन्वर्टर का जो एक कंबाइंड सर्किट है वो आपके सामने यहाँ पर गिवन है, ठीक है। जैसे कि आप जानते हैं कि हम लोगों ने जो प्रीवियस सर्किट्स देखे कुछ कॉमन कंपोनेंट्स हैं जो सर्किट के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक मेरे पास मॉसफेट जो कि हम यूज़ कर रहे हैं एज अ स्विचिंग डिवाइस, ठीक है। मॉसफेट के गेट पे हम लोग अप्लाई करते हैं गेटिंग पल्स
गेटिंग पल्स क्या होती है? गेटिंग पल्स बेसिकली एक क्लॉक पल्स होती है जिसके अंदर मल्टीपल वंस एंड जीरोस एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। जहां पर मेरे पास 1 होता है, दिस डिनोट्स अ हाई वोल्टेज, और उस वक्त मेरे पास क्या होता है कि मेरा मॉसफेट जो होता है वो कंडक्ट करेगा। ठीक है, अगर मैं बात कर रहा हूँ कि जहां मेरे पास 0 होगा, तो 0 के अंदर क्या होता है कि उस दैट डिनोट्स अ लो वोल्टेज, और लो वोल्टेज के अंदर मेरा मॉसफेट जो है ना वो कंडक्ट नहीं करेगा, एज अ ओपन सर्किट एक्ट करेगा। ठीक है, तो मॉसफेट हम लोग सर्किट में क्यों यूज करें? एज अ स्विचिंग डिवाइस। इसके अलावा हमारे पास एक इनपुट है वी इन, जिसको हम कहते हैं कि भाई ये मेरे पास जो है वो ड्रेन वोल्टेज के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास एक इंडक्टर है, और इसके अलावा हमारे पास एक कैपेसिटर है, एक आउटपुट रेजिस्टर है, और एक डायोड लगा होता है। ठीक है, प्रीवियस सर्किट में भी कुछ यही कंपोनेंट्स लगे हुए थे, और इस सर्किट में भी यही कंपोनेंट्स लगे हुए हैं। तो वो क्या डिफरेंस है जो बक बना रहा है, जो बूस्ट बना रहा है, और जो बक बूस्ट बना रहा है? तो एक बात याद रखें कि कंपोनेंट्स की प्लेसमेंट plays a very important role in deciding its nature। ठीक है, बक के अंदर भी यही कंपोनेंट्स है, बूस्ट के अंदर भी यही कंपोनेंट्स है, और बक बूस्ट के अंदर भी यही कंपोनेंट्स है। यही 4-5 कंपोनेंट्स हैं जिनकी डिफरेंट प्लेसमेंट्स इज डिटरमिनिंग डिफरेंट फंक्शंस ऑफ द सेम सर्किट बट विद डिफरेंट प्लेसमेंट्स। आ गई बात समझ? बस आज की लैब में एक बात याद रखें, और मैं भी आपको आगे जाके बताऊंगा भी, कि प्रीवियस लैब में अगर मुझे बक करना था तो मैं एक अलग सर्किट पे काम करता था, अगर बूस्ट करना है तो एक अलग सर्किट पे काम करना है। बट इस लैब के अंदर एक ही सर्किट से मैं ये दोनों चीजें अचीव कर सकता हूँ। एक ही सर्किट से बक भी कर सकता हूँ, और एक ही सर्किट से बूस्ट भी कर सकता हूँ। बट हाउ इज दिस एक्चुअली पॉसिबल, ये आपको आगे जाके पता चलेगा कि वो कौन सा फैक्टर है जो ये डिसाइड करेगा कि आपका आउटपुट बक्ड हो रहा है या आपका आउटपुट बूस्टेड आ रहा है। तो वो इंपॉर्टेंट पैरामीटर आपको अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगी। उस इंपॉर्टेंट पैरामीटर के ऊपर जाने से पहले इस सर्किट डायग्राम की वर्किंग समझ लेते हैं, क्योंकि इसकी वर्किंग जो है बेसिकली आपको इसकी डायग्राम समझने में हेल्प करेगी। ठीक है, मेरी आवाज सबको क्लियर आ रही है? सबको चीजें समझ आ रही हैं? कोई मसला हो तो पूछ लिया करें बीच में रोक के। मुझे थोड़ा सा क्लास में शिकायत इस तरीके से कि आप लोग जो है ना, मुझे ऐसा फील होता है कि आप लोग इतना एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करते क्लास के अंदर। मुझे ऐसा फील होता है कि आप लोग इतना एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करते जितना LCS के बच्चे करते थे और जितना बाकी लोग करते थे ना। तो आप लोग थोड़ा जो है ना म्यूट रहते हैं। इस चीज़ को जो थोड़ा थोड़ा जो है ना इम्प्रूव करें। अगर जो चीज़ पूछी जा रही है कम से कम नहीं आती, तो चैट विंडो पे या माइक पे यस या नो करके ही जवाब दे दिया करें। सही है? अच्छा, अब हम क्या कर रहे हैं, हम लोग बेसिकली, ठीक है, अब जो है बेसिकली इसकी कुछ वेव फॉर्म्स हैं वो समझना लाजमी है। ठीक है, तो हम वो समझ रहे हैं। पहली बात, पहली वेव फॉर्म तो आप लोग पिछली 2 लैब से भी समझ रहे हैं, तो मैं वापस एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ। मेरे पास ये गेटिंग पल्स है। गेटिंग पल्स क्या, जिस तरह मैंने बताया कि क्लॉक पल्स होती है, क्लॉक पल्स कंप्राइजेज ऑफ वेरियस वंस एंड जीरोस, जहां पर 1 डिनोट कर रहा है हाई वोल्टेज, 0 डिनोट कर रहा है लो वोल्टेज। 1 के ऊपर मेरा मॉसफेट कंडक्ट करता है, क्लोज पाथ होता है। 0 पर मेरा मॉसफेट कंडक्ट नहीं करता, एक ओपन पाथ की तरह काम कर रहा होता है। ठीक है, और एक और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है ड्यूटी साइकिल। ड्यूटी साइकिल क्या होती है? ऑन टाइम अपॉन टोटल टाइम। तो इस लिहाज से हमने इसके ये 2 जो डेरिवेशन है वो भी की थी, जहां पर हमने कहा था कि ऑन टाइम बराबर है D मल्टीप्लाई बाय TS, वेयर D इज योर ड्यूटी साइकिल एंड TS इज योर टाइम टेकन टू कंप्लीट वन होल साइकिल, जो यहाँ पे लेबल भी किया गया। और ऑफ टाइम कैसा होता है? 1 माइनस D इंटू TS, जिसको हम राइजिंग एज भी कहते हैं और फॉलिंग एज भी कहते हैं कंसेक्यूटिवली। ठीक है, अच्छा, इसके बाद हमारे पास कुछ वोल्टेज की लेबलिंग्स हैं। ये VA जो मेरे पास है वो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द डायोड है। VL मेरे पास वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द इंडक्टर है। V आउट मेरे पास वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टिव लोड है। और I आउट मेरे पास क्या है? आउटपुट का जो करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, अच्छा, एक और बात ये है कि मेरे पास I आउट जो है, अच्छा, IL जो होगा वो किसके बराबर होगा? I आउट प्लस IC के। तो ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए, और जो आगे जाके ID डायोड करंट के बराबर भी होगा। अच्छा, अब होगा क्या, गौर से देखें। जब मेरे पास गेटिंग पल्स हाई होगा, अब गौर से देखिएगा सारे,
जब गेटिंग पल्स हाई होगा मेरा मॉसफेट जो है वो कंडक्ट करेगा, ठीक है। अच्छा, मॉसफेट कंडक्ट करेगा तो यहाँ पर हम आए आगे, तो अब मेरे पास दो पाथ्स हैं, एक करंट यहाँ भी जा सकता है, करंट यहाँ भी जा सकता है, बट क्योंकि ये रिवर्स बायस है तो यहाँ पर ये ओपन हो जाएगा, तो करंट चूज करेगा ये वाला रास्ता, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जब मेरे पास ये हाई होगा तो उस वक्त करंट जा रहा होगा इंडक्टर के अंदर। इसका मतलब ये है कि इंडक्टर के अंदर जो करंट है आई एल, इस क्यू को देखें और आई एल को देखें, अभी बाकी बीच वाली वेवफॉर्म्स को भूल जाएं, अभी आप क्यू को देखें, फोकस करें और आई एल पे फोकस करें। जब मेरे पास क्यू हाई है तो करंट जा रहा है इंडक्टर के अंदर से, इंडक्टर के कॉइल्स के अंदर से करंट जा रहा है और इंडक्टर के अंदर करंट जो है वो राइज कर रहा है या चार्ज हो रहा है। आ गई बात समझ? जैसे ही मेरे पास, जब ये मेरे पास हाई है तो इंडक्टर के अंदर जो करंट है वो राइज कर रहा है या चार्ज कर रहा है, और राइजिंग अफेक्ट आई एल आपको यहाँ पर इस तरीके से शो कर रही हूँ, यहाँ तक आके, यहाँ तक, कहाँ तक आके, जब मेरे पास जहाँ तक ये हाई है उस पॉइंट तक मेरे पास इंडक्टर का करंट जो है वो चार्ज हो रहा है। जैसे ही मेरे पास एक लोअर या राइजिंग एज या फॉलिंग एज आई, सॉरी राइजिंग एज कह रहा हूँ, फॉलिंग एज मेरे पास आई या जीरो मेरे पास आया, तो इसने ओपन सर्किट की तरह बिहेव किया। ओपन सर्किट का मतलब ये है कि अब मेरे पास सप्लाई से ही करंट नहीं आ रहा है यहाँ पे, या सप्लाई से ही करंट आगे नहीं जा रहा, बट इंडक्टर के अंदर करंट फुली चार्ज है। तो अब होगा क्या, इंडक्टर अपना करंट डिस्चार्ज करना शुरू करेगा, और इंडक्टर किसके जरिए डिस्चार्ज करेगा, इन कंपोनेंट्स के जरिए। तो आई एल जब एक दफा चार्ज हो गया तो अब क्या होगा, डिस्चार्ज होना शुरू होगा। जब डिस्चार्ज हुआ तो जो करंट यहाँ डिस्चार्ज हो रहा है वो जाके डायोड के जरिए, अब ये मेरे पास इधर देखें अगर आप, तो ये आई एल है और ये आई डायोड है जो कि बराबर है आई आउट के। जब पॉजिटिव साइकिल थी तो सारा का सारा करंट इंडक्टर के अंदर चार्ज हो रहा था, कोई करंट आउटपुट पे नहीं जा रहा, कोई करंट डायोड पे नहीं जा रहा, इसलिए यहाँ पर आई डायोड जो कि बराबर है आई आउटपुट के, वो इस वक्त जीरो है। बट जैसे ही मेरे पास यहाँ पर एक नेगेटिव साइकिल या एक फॉलिंग एज आई तो इंडक्टर ने अपना करंट डिस्चार्ज करना शुरू किया, तो इंडक्टर का करंट जो राइज हो गया था यहाँ पर आई एल, वो अब फॉल होना शुरू हुआ। बट इंडक्टर किसके जरिए डिस्चार्ज कर रहा है, वो डिस्चार्ज कर रहा है आउटपुट के जरिए और डायोड के जरिए। तो यहाँ पर एकदम से राइज तो आया, बट फिर से वो क्या आ गया, फॉल करना शुरू कर दिया, या डिस्चार्ज हो रहा है। सही, वापस एक दफा रिपीट कर देता हूँ। मेरे पास मॉसफेट जो है उसके इनपुट पर एक गेटिंग पल्स आ रही है, गेटिंग पल्स के अंदर राइजिंग एज भी है, फॉलिंग एज भी है। राइजिंग एज के ऊपर मेरा मॉसफेट कंडक्ट करता है, फॉलिंग एज पर मेरा मॉसफेट कंडक्ट नहीं करता, ओपन सर्किट की तरह काम करता है। अभी आप अपना फोकस करेंगे क्यू वाली वेव फॉर्म पे, आई एल पे और आई डायोड पे, बाकी बीच वाली को अभी भूल जाए, क्योंकि आई एल रिपल भी बिल्कुल इसकी तरह है। एक्सक्यूज मी। तो बाकी वोल्टेज की वेव फॉर्म अभी मेरा काम नहीं है उससे, क्योंकि मेरा काम किससे, मेरा काम है क्यू से और आउटपुट करंट की वेव फॉर्म, क्योंकि आउटपुट करंट की वेव फॉर्म को जब मैं डिवाइड करूंगा रेजिस्टर से तो मेरे पास इन शॉर्ट वोल्टेज की वेव फॉर्म ही आई होगी। तो वोल्टेज की वेव फॉर्म भी बिल्कुल ऐसी ही होगी, सिर्फ आई आउट सॉरी करंट डिवाइडेड बाय द रेजिस्टेंस, ठीक है, वी सॉरी वी इक्वल्स टू आई आर करंट मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस, सॉरी गलती हो गई, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे देखा कि मेरे पास जब राइजिंग एज आएगा तो मेरा मॉसफेट क्लोज पाथ की तरह एक्ट करेगा। क्लोज पाथ का मतलब ये कि अब करंट को आगे जाने का रास्ता मिल गया, बट यहाँ पर आ गया एक नोड, दो रास्ते हैं, या तो यहाँ जाएगा या नीचे आएगा। इस तरफ क्यों नहीं जा रहा, क्योंकि यहाँ मेरे पास एक रिवर्स बाइस डायोड लगा हुआ है। रिवर्स बाइस डायोड खुद एक ओपन सर्किट की तरह एक्ट करता है, तो ओपन सर्किट तो मेरे पास बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस होती है, तो करंट नेवर चूजेस अ मैक्सिमम रेजिस्टेंस पाथ, करंट ऑलवेज चूजेस अ लीस्ट रेजिस्टेंस पाथ। तो करंट को लीस्ट रेजिस्टेंस पाथ यहाँ पर मिल रहा है, बट यहाँ पर लगा हुआ है एक इंडक्टर। इंडक्टर के कॉइल में से करंट गुजरता है तो इंडक्टर क्या, करंट क्या करता है, बेसिकली इंडक्टर को चार्ज करना शुरू करता है। तो मेरे पास करंट इंडक्टर के अंदर एकदम से बढ़ना शुरू हो गया, यूं करके बड़ा 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 बड़ा, कहाँ तक बढ़ा, जब तक राइजिंग एज है। जैसे ही राइजिंग एज खत्म हुई और फॉलिंग एज आई, तो इस फॉलिंग एज की वजह से मेरे पास ये मॉसफेट ओपन सर्किट बन गया। ओपन सर्किट बन गया तो अब क्या होगा, अब यहाँ पर आगे
सोर्स से कोई करंट नहीं जाएगा, ठीक है, सोर्स से कोई करंट नहीं जा रहा, बट अब हमें पता है कि इंडक्टर के अंदर जो करंट था ना यार वो चार्ज था, अब उसकी बारी है डिस्चार्ज होने की। तो उसने क्या किया, उसने डिस्चार्ज करना शुरू किया अपने आप को। एक और बात ये कि जब इंडक्टर का करंट चार्ज हो रहा था राइजिंग एज के वक्त, तो वो सिर्फ इंडक्टर को ही चार्ज कर रहा था, आगे लोड पर कोई करंट नहीं जा रहा। तो यहाँ पर कोई करंट यहाँ पर नजर नहीं आ रहा, मुझे जीरो करंट है। बट जैसे ही एक फॉलिंग एज आया, इंडक्टर ने अपना करंट डिस्चार्ज करना शुरू किया, तो अब वो किसके जरिए डिस्चार्ज करेगा, इसके जरिए और इसके जरिए। इसके जरिए कैपेसिटर क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि कैपेसिटर जो होता है ना वो डीसी के लिए ओपन होता है, तो ये पाथ भी मैक्सिमम रेजिस्टेंस वाला बन गया। इसीलिए आईएल करंट ने चूज किया रेजिस्टेंस वाला पाथ और डायोड वाला पाथ। तो जब भी यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, आई डायोड बराबर है आई आउट के, सही। और ये इसकी वेवफॉर्म इस तरीके से आ रही है। आई होप कि आपको ये सर्किट की समझ वर्किंग और इसकी वेवफॉर्म समझ आ गई हो, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अब हमें बेसिकली वो बात करनी है कि हमने कहा कि यार मेरे पास एक ही सर्किट है जो कि बक भी कर रहा है और जो कि बूस्ट भी कर रहा है। एक ही सर्किट से मैं दोनों काम कैसे ले सकता हूँ, अब हमें वो देखना है। अच्छा, जिस तरीके से आपको पता है कि हर उस बक की और बूस्ट की अलग अलग बेसिकली वो थी मेरे पास इनपुट आउटपुट वोल्टेज की रिलेशनशिप, इस तरीके से बक बूस्ट की भी एक इनपुट आउटपुट की वोल्टेज की रिलेशनशिप होती है, सही है। इनपुट आउटपुट की वोल्टेज की रिलेशनशिप होती है, वो क्या है, वी आउट बराबर है ड्यूटी साइकिल डिवाइडेड बाय 1 माइनस ड्यूटी साइकिल मल्टीप्लाई बाय वी इन। क्लियर, ये फॉर्मूला आपको यहाँ पर अगर नजर आ रहा हो, ये लिखा हुआ, ये वी आउट बराबर है डी अपॉन 1 माइनस डी इंटू वी इन। अब यहाँ पर देखें उसने क्या कहा कि अगर आपका वी आउट 12 है और वी इन 8 है, इसका मतलब क्या है कि आप बूस्ट कर रहे हैं, तो उस वक्त आपकी ड्यूटी साइकिल होगी 60%। और जब आपका वी आउट 5 है और इनपुट 8 है, इसका मतलब क्या है कि आप बक कर रहे हैं और आपकी ड्यूटी साइकिल क्या हो गई 38%। इसका मतलब ये है कि बक बूस्ट कन्वर्टर के अंदर जो गेट पल्स है उसकी ड्यूटी साइकिल जो है ना, वो बेसिकली इस चीज को डिटरमिन कर रही है कि आप बक कन्वर्टर बना रहे हैं या आप बूस्ट कन्वर्टर बना रहे हैं। सारी बात समझ, देखें फॉर्मूला है वी आउट बराबर है डी अपॉन 1 माइनस डी इंटू वी इन, ठीक है। बक कन्वर्टर का फॉर्मूला क्या था, वी आउट बराबर है डी इंटू वी इन, और बूस्ट का क्या था, वी आउट बराबर है 1 अपॉन 1 माइनस डी इंटू वी इन। बट ये इन दोनों का एक कॉम्पोजिशन है, वी आउट बराबर है डी अपॉन 1 माइनस डी इंटू वी इन, सही है। हमने ये देखा कि जब मेरे पास यहाँ पे इसको इससे रिलेट करें, वी आउट 12 वी इन 8, दिस मीन्स कि बूस्ट कन्वर्टर। यहाँ पर क्या है, वी आउट 5 और वी इन 8, दिस मीन्स कि वी आर गोइंग फॉर बक कन्वर्टर। दोनों केसेस में मेरे पास जो फर्क आ रहा है वो आ रहा है ड्यूटी साइकिल का। और ड्यूटी साइकिल किस चीज की आ रही होती है, उस गेटिंग पल्स की जो हमने इस मॉसफेट के गेट पल्स पे अप्लाई करनी है, सही है। इसका मतलब ये है कि एक ही सर्किट गिवन है, बट सिर्फ और सिर्फ ड्यूटी साइकिल की वेरिएशन से मैं उस सर्किट से बक कन्वर्टर एज वेल एज बूस्ट कन्वर्टर दोनों के फंक्शन जो है वो मैं उससे ऑब्टेन कर सकता हूँ। क्लियर है? अच्छा, यस सर, क्लियर। ठीक है। अच्छा, अब आ जाए पॉइंट नंबर 2 पे। पॉइंट नंबर 2 के अंदर उसने, अब जिस तरीके से अगर मैं प्रीवियस स्लैब को बताऊं, तो हम लोगों का जो ऑब्जेक्टिव होता था वो क्या होता था कि अननोन आर एल और सी डिटरमिन करना है ताकि वो वैल्यूज में निकाल सकूं और फिर प्रोटीज पे वो सर्किट बना सकूं। तो अभी भी वही स्टेप्स हम फॉलो कर रहे हैं और मैं अननोन आर एल सी निकाल रहा हूँ ताकि मेरे पास वो सर्किट मिल जाए और मैं प्रोटीज पे अपना सर्किट जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकूं और ड्यूटी साइकिल की वेरिएशन से बक और बूस्ट दोनों के हम लोग काम कर सकें, सही है।
अच्छा, पहली बात ये कि आउटपुट लोड रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, V अपॉन I। तो अगर मैं बात कर रहा हूँ बूस्ट कन्वर्टर की, तो बूस्ट कन्वर्टर का इनपुट 8 है बट आउटपुट कितना है, 12। तो इसने कहा कि भाई अगर आप बूस्ट कन्वर्टर की बात कर रहे हैं तो आउटपुट वोल्टेज 12 है और आउटपुट करंट अप्रोक्सीमेटली सपोज किया हुआ इसने 500 मिली एम्पियर। जब दोनों को डिवाइड किया तो मेरे पास आर कितना आ रहा है, 24 ओम्स। बट ये था बूस्ट कन्वर्टर के लिए। अगर हम बात कर रहे हैं बक कन्वर्टर की, तो बक कन्वर्टर का इनपुट मेरे पास 8 वोल्ट है बट आउटपुट जो है मेरे पास वो 5 वोल्ट है। ठीक है, अब आर आउट निकालना है तो आर आउट कैसे निकालेंगे, ऑब्वियसली बात है वी आउट अपॉन आई आउट। अब वी आउट मेरे पास बक कन्वर्टर के केस में 12 नहीं है, कितना है, 5। तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, 5। अब अगर 24 ओम्स लाना है तो यहाँ पर अब 500 मिली नहीं आ सकता, यहाँ पर करंट चेंज होएगा। यहाँ पर करंट जो आया वो कितना आया, 200 मिली एम्पियर। यहाँ 500 मिली एम्पियर था, यहाँ 200 मिली एम्पियर है। क्लियर है? बेसिकली हमें आर जो है वो 24 ओम्स ही रखना है, बट क्योंकि दोनों का आउटपुट वोल्टेज फर्क है, एक का 12 है एक का 5 है, तभी दोनों का आउटपुट करंट भी अलग अलग आ रहा है। और जहाँ वोल्टेज ज्यादा होता है, जहाँ पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होता है, ऑब्वियस सी बात है वहाँ करंट भी ज्यादा होता है। जहाँ पोटेंशियल डिफरेंस कम है, ऑब्वियस सी बात है वहाँ पे करंट भी कम है। सही है? अच्छा, इसके बाद इसने और कुछ सपोजिशन वगैरह की हुई, और इसने कहा कि भाई इन बक बूस्ट कन्वर्टर इनपुट करंट का फॉर्मूला क्या होता है, डी अपॉन 1 माइनस डी इंटू आई आउट। ठीक है, ये आई इनपुट बराबर है डी अपॉन 1 माइनस डी इंटू आई आउट। एवरेज इंडक्टर करंट जो आई एल है वो किसके बराबर है, 1 अपॉन 1 माइनस डी इंटू आई आउट। ये फॉर्मूले आप लोग आगे जाके यूज करेंगे, तो इसको आपको यहाँ पे देख लें। और डायोड करंट क्योंकि मेरे पास आउटपुट के बराबर है तो हमने कह दिया आई डी बराबर है आई आउट के। ठीक है, सही है। तो ये हमने देख लिया यहाँ पे कि मेरे पास इस तरीके से कुछ डिफरेंट फॉर्मूलेस हैं, जहाँ पे आई डी 500 मिली एम्पियर आ रहा है और बक कन्वर्टर के केस में आई डी कितना आ रहा है, 200 मिली एम्पियर। ठीक है, अच्छा अब हमें जैसे हर हर लैब की तरह इस लैब के अंदर भी फ्रीक्वेंसी कितनी निकाली हुई है, फ्रीक्वेंसी जो रखनी है वो रखनी है 50 किलो हर्ट्ज। सही है, सही है भाई। तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर जो है वो डिफरेंट करंट की वेरिएशन, करंट वगैरह की वैल्यूज से और फ्रीक्वेंसी 50 किलो हर्ट्ज रख के हम लोगों ने जो है वो दोनों केसेस में देखें, जब बूस्ट कन्वर्टर करेंगे तो कैपेसिटेंस आ रही है 3 माइक्रोफैरड, जब बक कन्वर्टर करेंगे तो कैपेसिटेंस आ रही है 1 माइक्रोफैरड। ठीक है, इसी तरीके से मेरे पास यहाँ पर इंडक्टेंस जो निकाली हुई है, इसने इंडक्टेंस निकाली हुई है 100 माइक्रो हेनरी, वो इसने एक अलग फॉर्मूले से निकाली है, उसकी आपको जरूरत नहीं है। बट ये कि आपको जो असल चीजें थी वो थी आर, एल और सी। आर आ रहा है 24 ओम्स, एल आ रहा है 100 माइक्रो हेनरी, और सी जो है वो दोनों केसेस के लिए अलग अलग है। ठीक है, बूस्ट के लिए क्या रखेंगे, 3 माइक्रोफैरड, और बक के लिए कितना रखेंगे, 1 माइक्रोफैरड। ठीक है, तो ये सर्किट जो है बेसिकली ये है आपका बक बूस्ट कन्वर्टर सर्किट, जो आपको अपने प्रोटीज पे या प्रोटीज पे इम्प्लीमेंट करना है। तो मैं आपके सामने अभी इम्प्लीमेंट करने जा रहा हूँ। ठीक है, अच्छा ये मैंने सर्किट जो है वो बनाया हुआ भी है आपके लिए। ठीक है, तो उसको मसला नहीं होगा, बहुत सिंपल सा सर्किट है जो मैंने यहाँ पर एज इट इज दिया हुआ है, जो लैब मैनुअल में दिया हुआ था आपके, बिल्कुल एज इट इज इसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया है। यहाँ मेरे पास आई आर आई सी है, ये मेरे पास सप्लाई वोल्टेज है 15 वोल्ट्स, ये मेरे पास इनपुट गेटिंग पल्स है जो मैंने गेटिंग पल्स को दिया हुआ है। इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 50 किलो हर्ट्ज है। फ्रीक्वेंसी को टाइम में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा, 20 माइक्रो सेकेंड्स। ठीक है, फर्स्ट एज का मतलब ये है कि मेरे पास 7 माइक्रो सेकेंड पे मैंने अपनी फर्स्ट एज लेके आनी है। इसका मतलब ये है कि मेरा राइजिंग टाइम जो है, या जो मेरी राइजिंग एज है, वो 7 माइक्रो तक होगी।
जो फॉलिंग एज है वो मैंने 13 माइक्रो रखी हुई है। ड्यूटी साइकिल को वेरी करने के लिए आपको फर्स्ट एज का टाइम वेरी करना पड़ता है, ठीक है। तो इसको आप देख लीजिएगा किस तरीके से वेरी कर रहे हैं। अच्छा, इसको मैं पहले यहाँ से रिमूव कर दूँ कैपेसिटर को। अच्छा, ये मेरे पास इनपुट वोल्टेज है। इनपुट वोल्टेज कितना रखा है मैंने? 8 वोल्ट रखा हुआ है। आप इसको 80 रख लें अभी, ठीक है। ये मेरे पास इंडक्टेंस है 100 माइक्रो हेनरी। ये मेरे पास मॉसफेट है। मॉसफेट को गेट ड्राइव करने के लिए मैंने एक मॉसफेट ड्राइवर आईसी IR2101 जो कि बेसिकली बूट स्ट्रैपिंग के लिए हम लोग यूज करते हैं। बूट स्ट्रैपिंग का इफेक्ट आप लोगों को पता है क्यों यूज करते हैं, क्योंकि जब हाई इनपुट आ रही है तो हम ये जाने कि मेरा मॉसफेट कंडक्ट करता रहे। तो फॉर कंटिन्यूड कंडक्शन ड्यूरिंग द हाई पल्स और ड्यूरिंग द राइजिंग एज वी यूज अ बूट स्ट्रैपिंग अफेक्ट और बूट स्ट्रैपिंग डिवाइस, जिसको हम क्या कहते हैं? मॉसफेट ड्राइवर आईसी IR2101, ठीक है। ये मेरे पास डायोड लगा हुआ है और ये मेरे पास आपका 24 ओम्स का एक रेजिस्टर लगा हुआ है। अच्छा, ये एक मिनट में देख लूँ कि वही है। अच्छा, ये प्रीवियस सर्किट है। एक मिनट, इसको मुझे वापस आना पड़ेगा। ये प्रीवियस सर्किट है। असल में सर्किट तकरीबन सारे सेम है, बस थोड़ा बहुत फर्क है, तो मैं वापस बना रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि वो बेसिकली वो बूस्ट कन्वर्टर का सर्किट था, तो इसमें बस थोड़े से चेंजेस करेंगे तो बन जाएगा वो, ठीक है। ये सप्लाई यहाँ पर आ गई। सप्लाई आएगी 15 वोल्ट्स की। इसको मैंने कर दिया ओके, ठीक है जी। चलिए, मेरे पास और क्या चेंजेस हैं इसके अंदर। एक कैपेसिटर लग रहा है 1 नैनो फैरेड्स का वीबी और वीएस के दरमियान। वीबी और वीएस के दरमियान एक कैपेसिटर लग रहा है 1 नैनो का, और वो कौन सा कैपेसिटर है? पोलर कैपेसिटर है वो। वीबी और वीएस के दरमियान, ठीक है। ये हो गया मेरे पास। इसके अलावा मेरे पास जो है वो वीएस जाकर यहाँ से, अच्छा एक और थोड़े बहुत चेंजेस हैं इसके अंदर, तो पूरे करना पड़ेंगे मुझे। ठीक है, एज इट इज सर्किट जो मैंने दिया हुआ इसको मैं बस इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। तो ये कुछ इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ठीक है। आप लोग भी आराम से घर पे कर सकते हैं, और आना भी चाहिए अब तो, क्योंकि काफ़ी लैब्स हम लोगों ने प्रोटीएस पे की हैं। तो अब आपको ये चीज़ आनी चाहिए, इसमें कोई मसला नहीं होना चाहिए आपको, क्योंकि ये आप, मैं इसलिए करवा रहा हूँ आपको क्योंकि ये फिर जब एग्जाम में आपके आएगा तो उस वक्त फिर आपको मसला ना हो, क्योंकि एग्जाम में मैं सर्किट लाजमी दूंगा। ठीक है, और ये जा रहा है वीएस के ऊपर। वीएस मेरे पास ये रहा, ठीक है जी। इसको मुझे कनेक्ट करना है एच आउट से।
ठीक है जी, इसको मुझे कनेक्ट करना है एच इन से। इसके अलावा क्या है, 100 ओम्स है, 24 ओम्स है, IRF है 100 माइक्रो, बाकी से सब सही है, बाकी सब तकरीबन फर्स्ट क्लास है। ठीक है, अब मैं इसको रन करता हूँ पहले, ताकि आप लोगों में वेव फॉर्म्स दिखा सकूँ। तो वेव फॉर्म्स हम लोगों ने शुरू में पढ़ी हैं, क्या वैसे ही आ रही हैं या नहीं आ रही, पहले हम वो देखेंगे। ठीक है, इसको मैं अभी 10 माइक्रो पे रखता हूँ। ठीक है जी, ये 15 वोल्ट्स पे होगा। ठीक है, ये 8 वोल्ट्स पे है। ठीक है, ये 1 नैनो फेरेड्स आ गया है, बाकी सारा ठीक है। ठीक है, मैं इसको अब रन कर रहा हूँ। थोड़ा सा ये अजीब सा आ रहा है। एक ठीक है जी, ये मेरे पास ग्राउंड हो गया, सही है, कॉमन भी ग्राउंड है मेरे पास। ठीक है, बाकी तो सही है, VP को कनेक्ट कर दिया। ठीक है, ठीक है जी, ये इस तरीके से मेरे पास कुछ वेव फॉर्म आ रही है इसकी। ठीक है, अब इसको हम ज़रा वहाँ जाके एनालाइज करें, तो ऐसी आ रही है नहीं आ रही। फर्क आ रहा है थोड़ा सा इसमें ना। भी ऐसी ही आ रही है। चलिए, इसमें थोड़ा सा फर्क आ रहा है। इसको हम लोग रिसाइकल करने, इसको यहाँ पर अप्लाई किया एच इन पे। 50 किलो हर्ट्स, 15 वोल्ट्स ग्राउंड। ठीक है, सर्किट तो सही बनाया है। अच्छा, एक मिनट। ये हाँ, जीरो तो है, बट ये नेगेटिव डिस्चार्ज कर रहा है इसको।
चलो इसको भी यही कंसिडर करते हैं कि इसका वेव फॉर्म ये वाला सही है, ठीक है। लैब मैनुअल में चेक कर लूँगा, मेरे लैब मैनुअल के अंदर कोई मसला तो ना हो, ठीक है। तो ये हमने फैब्रिकेट कर लिया। तो लैब एक्सरसाइज क्या है आपकी, फैब्रिकेट द सर्किट ऑन ब्रेडबोर्ड। हम क्या कर रहे हैं, फैब्रिकेट द सर्किट ऑन प्रोटियस, ये हमने कर लिया। कनेक्ट फंक्शन जनरेटर टीटीएल, ये सब आप लोग जब करते जब आप लैब के अंदर होते, बट अभी नहीं कर रहे। तो हमने इनपुट पर एक पल्स अप्लाई कर दी, स्क्वायर वेव 50 किलोहर्ट्ज की। इसके ड्यूटी साइकिल हम लोग वेरी कर लेंगे और चेक कर लेंगे, ठीक है। मेजरमेंट्स इन वेव फॉर्म में आ जाए, ठीक है। अब वोल्टेज की वेव फॉर्म अक्रॉस द रेजिस्टिव लोड आप लोगों ने चेक कर ली, ठीक है। ये जो मेरे पास अभी वेव फॉर्म आ रही है, दैट इज द वोल्टेज वेव फॉर्म अक्रॉस द रेजिस्टिव लोड। अब क्या कह रहा है, दिस वेव फॉर्म कैन बी कंसिडर्ड एज इंडक्टर करंट वेव फॉर्म with current value determined by dividing the oscilloscope voltage reading with load resistance value, ठीक है। ऑसिलोस्कोप की जो वोल्टेज रीडिंग आपके पास आ रही है उसको आपने डिवाइड किससे किया, लोड रेजिस्टेंस वैल्यू कितनी है 24 ohms, एंड देन मल्टीप्लाइंग इट बाय 1/1 माइनस डी। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, वोल्टेज की वेव फॉर्म को आपने इंडक्टर करंट वेव फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया थ्रू दिस स्टेप, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपने क्या कह रहा है कि वो दिस चैनल शोज यू द वोल्टेज वेव फॉर्म, ठीक है। फ्रॉम दिस वेव फॉर्म यू कैन डिटरमिन, वही वाली बात है, इंडक्टर करंट मिनिमम एंड मैक्सिमम। पहले आप लोग सिर्फ इंडक्टर करंट की एक कंप्लीट वेव फॉर्म देख रहे थे, अब आपको इंडक्टर करंट मिनिमम मैक्सिमम भी निकालना है। रिकॉर्ड दीज वैल्यूज एज एस्टिमेट एवरेज इंडक्टर करंट फ्लोइंग थ्रू द इंडक्टर, ठीक है। फिर कह रहा है एट कैपेसिटेंस कैलकुलेटेड इन द प्रिलिमिनरी अक्रॉस द लोड रेजिस्टेंस, observe the voltage waveform across the resistance and record the DC output value, ठीक है। DC आउटपुट वैल्यू कैसे रिकॉर्ड करेंगे, यहाँ पर आप जाके एक DC मल्टीमीटर या DC वोल्ट मीटर लगा देंगे, यहाँ पे गिवन है, तो इससे आपके पास DC वोल्टेज की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है भाई। तो ये मेरे पास इस तरीके से हो गया। अच्छा, इसके बाद हमारे पास क्या है कि ऑब्जर्व एंड रिकॉर्ड द आउटपुट वोल्टेज बाय वेरिंग ड्यूटी साइकिल अराउंड 0.57, ठीक है, ये भी कर लेंगे। प्लॉट वी आउट वर्सेस डी, आउटपुट वोल्टेज को प्लॉट करना है वर्सेस ड्यूटी साइकिल। मेजर द रिपल इन द आउटपुट वोल्टेज, रिपल वोल्टेज का फॉर्मूला जो होता है ना, वो आप नेट पे सर्च करेंगे तो रिपल वोल्टेज का फॉर्मूला बआसानी आपको वहां से मिल जाएगा, ठीक है। Lower the value of D below 0.5 and observe the output voltage becomes lower than the input, that is buck conversion. This means कि ड्यूटी साइकिल अगर आप 0.5 से कम कर रहे हैं तो आप बक में जा रहे हैं, अगर ड्यूटी साइकिल 0.5 से बढ़ा रहे हैं तो उसी सर्किट से आप बूस्ट वाले कन्वर्टर का काम ले रहे हैं। दिस मीन्स कि एक ही सर्किट के अंदर दो फंक्शनैलिटीज किस तरीके से हैं, बाय वेरिंग द ड्यूटी साइकिल। जहां पर मेरे पास ड्यूटी साइकिल 50% से नीचे होगी वहां पर मेरे पास बक कन्वर्जन हो रही है, जहां पर ड्यूटी साइकिल 50% से ऊपर होगी वहां मेरे पास बूस्ट कन्वर्जन हो रही है, ठीक है भाई। और इसके बाद ये आपके पास कुछ लैब एक्सरसाइज है और मेजरमेंट्स एंड वेव फॉर्म्स हैं, तो आप इसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे और एंड में आपका लैब रिपोर्ट जो है मुझे सबमिट करवाएंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली आपकी जो थी वो लैब नंबर 9 थी। अब अगर आप चाहें तो 5-10 मिनट का ब्रेक ले लें, उसके बाद हम लैब नंबर 10 शुरू करेंगे। मैं अभी काम ये करूँगा कि मैं ये क्लास अभी ख़त्म कर रहा हूँ और मैं वापस जो है ना, या बल्कि हम काम ये कर सकते हैं कि बल्कि हाँ, ये क्लास ख़त्म करके एक नई आईडी शुरू करेंगे ताकि हमारे पास रिकॉर्डिंग्स दो मुख्तलिफ आ जाए, ठीक है। तो ये मेरे पास लैब नंबर 9 थी। लैब नंबर 10 भी बहुत आसान है। लैब नंबर 10 जो है वो सिंगल फेज स्क्वायर वेव इन्वर्टर किस तरीके से बनता है, इन्वर्टर क्या होता है, वो पूरा इन डिटेल हम समझेंगे, ठीक है। तो अभी बस हम ये कर रहे हैं कि हम लैब नंबर 9 अभी वाइंड अप करें, मैं रिकॉर्डिंग इसकी सेव करूंगा, उसके बाद जो है हम लैब नंबर 10 की तरफ मूव करेंगे। तो अभी 11:03 हो रहे हैं, 11:20 तक उसी लिंक को आप वापस क्लिक करेगा जो आपके पास LMS पे शो हो रहा है, तो आप लोग जो है लैब नंबर 10 में एंटर हो जाएंगे, फिर हम लैब नंबर 10 कर लेंगे, ठीक है। फिर अटेंडेंस में उसी वक्त लूंगा पूरी क्लास की एक साथ, दोनों क्लासेस की, दोनों लैब्स की, ठीक है। तो दिस वाज लैब नंबर 9, दैट इज बक एंड बूस्ट कन्वर्टर। और नेक्स्ट लैब विल बी सिंगल फेज स्क्वायर वेव इन्वर्टर, और ये हम जो है 11:20 पे शुरू करेंगे। और अभी कोई सवाल है तो बल्कि एक साथ सवाल जो है फिर हम एंड में पूछेगा उसमें, ठीक है। तो अभी मैं उस क्लास में एंड कर रहा हूँ, फिर आप उसी लिंक को वापस क्लिक कीजिएगा 11:20 पे, जब तक आप लोग भी थोड़ा सा ब्रेक ले लें, पानी वानी पी के आए, फिर हम लोग वापस क्लास स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलें, ओके।